मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे काव्यांश के अंतर्गत यानी हिंदी में विशेषकर क्लास 12 के लिए हिंदी में जो पद्यांश आता है उस पद्यांश में अब जो नया पैटर्न आया है वो कुछ अलग टाइप से है। यानी अब आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या या क्या काव्यात्मक सौंदर्य जैसे हेडिंग नहीं लिखनी, बल्कि अब कुछ मॉडिफाई में ये है कि आपको काव्यांश के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनका आपको आंसर देना है। और अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहता है, उसके दिमाग में ये नहीं समझ पाता कि कितने पॉइंट्स जरूरी हैं जो दिमाग में वो रखे ताकि काव्यांश आपको पूरा कंप्लीट हो जाए, यानी उसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है वो आपको पूरे कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं कि जो पॉइंट्स यदि आप उन पर ध्यान देंगे तो काव्यांश में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे बाहर नहीं जाएगा। यानी केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि आपको काव्यांश जो है, जो आपका पद्यांश दिया गया है उसके अंतर्गत आपको उसकी व्याख्या बन जाए, संदर्भ बन जाए या प्रसंग बन जाए, इतना ही पर्याप्त नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब पॉइंट्स बताऊंगा जिन पर आपको बहुत गौर करना है और समझना है। तो समझ लीजिए, पहला जो पॉइंट है, हालांकि क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके अब ऐसे नहीं आते, वो ये नहीं आपसे कहेंगे कि काव्यात्मक इसकी व्याख्या लिखिए, संदर्भ, प्रसंग। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के अंतर्गत, जो पद्यांश आपका दिया होगा उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। तो पहला पॉइंट तो ये है संदर्भ। ये तो आपको आना ही चाहिए कि जो पद्यांश दिया गया है वो किस लेसन से है और उसके लेखक कौन है, यानी कवि कौन है। साथ ही साथ इसमें इसके अंतर्गत अपन को ध्यान ये देना होता है, जैसे मान लीजिए पवन दूतिका है, तो पवन दूतिका हमारे हिंदी के काव्य खंड के शीर्षक पवन दूतिका से मतलब क्या लिखेंगे, उसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के काव्य खंड के शीर्षक पवन दूतिका से दिया गया है और पवन दूतिका प्रिय प्रवास से ली गई है, ऐसा लिखा जाता है। यानी ये संदर्भ में अपन को इतना क्लियर करना है, कोई भी पद्यांश आपका दिया हो संदर्भ किस तरीके से क्लियर करेंगे। इसके बाद प्रसंग, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए या ना भी पूछा जाए, लेकिन प्रसंग तो आप जानते हैं पूरे पद्यांश का सार क्या है, उसमें किसके बारे में चर्चा की गई, वो प्रसंग है। ये दूसरा पॉइंट, ये आपको दिमाग में रखना है। अब तीसरा पॉइंट जो है, अब यहां आपसे पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं कराई जाएगी, बल्कि पद्यांश की किसी एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए या भावार्थ लिखिए। तो आपको उसकी व्याख्या भावार्थ बात एक ही है, वो करनी है। फिर चौथा क्या है, पद्यांश के अंतर्गत क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पूरे पद्यांश में आपको पहले तो उसका अर्थ पता होना चाहिए, फिर इसके बाद उसी पद्यांश के अंदर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे उसके अर्थ से संबंधित। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देना, ये तभी क्वेश्चन बन सकता है जब आपको आते हो, यानी अर्थ पूरा क्लियर हो, तभी इसके अंदर क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। अब पांचवी चीज है काव्यात्मक सौंदर्य। अब ये जो काव्यात्मक सौंदर्य है इसमें दो पक्ष रहते हैं, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। भाव पक्ष में क्या होता है, भाव का वर्णन, यानी पूरा जो पद्यांश है आपका उसमें किसके बारे में चर्चा की गई, यानी ये ठीक वैसे ही जैसा प्रसंग होता है, एक लाइन लिखती है। और रस, ये भाव पक्ष में आता है। कला पक्ष में भाषा आती है, शैली आती है, छंद और अलंकार, ये कला पक्ष में आते हैं। लेकिन इतना सब अपन को ध्यान नहीं रखना, बल्कि यदि वो क्वेश्चन में पूछे आपसे कि प्रस्तुत पद्यांश का जो काव्यात्मक सौंदर्य है वो लिखिए, तो उसमें अपन लोग क्या क्या लिख सकते हैं, क्या पॉइंट है जिन पर गौर करना है या जो लिखना है। तो पहली चीज तो उसमें आप लिख सकते हैं भाषा, कि किस भाषा में ये पद्यांश लिखा गया है, और शैली क्या है, कैसी शैली है, प्रबंधात्मक है, वर्णनात्मक है, कौन सी शैली है, वो शैली आपको बताना है जो भी हो। फिर रस बताना है, यानी भाषा हो गई, भाषा शैली हो गई, गीतात्मक शैली है, कौन सी शैली है वो शैली। फिर रस, रस बताना है कौन सा रस है। फिर छंद, किस छंद में पद्य आपका लिखा गया है। फिर इसके बाद अलंकार, कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया। तो ये काव्यात्मक सौंदर्य के अंतर्गत इतने पॉइंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे तत्सम तद्भव से रिलेटेड, उसी पद्यांश में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा।
या हो सकता है विलोम पर्यायवाची पूछ लिए जाए, उपसर्ग प्रत्यय मूल शब्द पूछ लिए जाए उसी पदार्थ से। जैसे मान लीजिए तरावट, ठीक, तरावट शब्द लिखा है तो इसमें आपसे जैसे उपसर्ग है, इसका उपसर्ग में ता हो गया, प्रत्यय में आपका ये हो गया और मूल शब्द ये हो गया। तो इस टाइप से कहने का मतलब ये है आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, विलोम शब्द पर्यायवाची का तो पूछ सकता है। फिर इसके बाद कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन भी वो दे देता है जो आपका एक पंक्ति दे देगा पदांश की और कहेगा कि इस पंक्ति की व्याख्या करो। ये ठीक वैसे ही है जैसे आपका रेखांकित अंश की व्याख्या होती है, ठीक। तो अब यहां इतना सब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको संदर्भ पता हो, यानी कहां से पदांश लिया गया है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है किसकी चर्चा की जा रही है इसमें, यानी प्रसंग। और तीसरा उसका पूरा अर्थ आपको बनना चाहिए। फिर उसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चन उसी पैसेज से हो सकते हैं, यानी उसी पदांश से रिलेटेड हो सकते हैं, या हो सकता है ग्रामर से रिलेटेड, विलोम पर्यायवाची तत्सम तद्भव प्रत्यय उपसर्ग वगैरह, ये हो सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, या हो सकता वो आपसे एक एक नंबर में क्वेश्चन बना के पूछे कि इसमें रस बताइए, इस पदार्थ की भाषा शैली बताइए, छंद अलंकार कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी मैं आपको कहूं जो पहले आता था संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्यात्मक सौंदर्य, वो तो नहीं लिखना, लेकिन इसी को हो सकता है इसी के अंतर्गत तोड़ के वो आपसे क्वेश्चन पूछे, भाषा शैली, ठीक है, रस अलंकार छंद और ग्रामर से रिलेटेड कुछ पूछ ले, व्याकरण से रिलेटेड, या आपसे उसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए डिस्कस किया कि स्टूडेंट ये तय नहीं कर पाता है पैरामीटर क्या होना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स पर ध्यान दें, क्योंकि यदि वो गहराई से पूछेगा, ग्रामर से रिलेटेड पूछेगा तो ये चीजें पूछ सकता है, विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह उसी पद के अंतर्गत। और यदि वो काव्यात्मक सौंदर्य से पूछेगा तो आपसे या तो भाषा शैली या रस अलंकार छंद ये पूछेगा। तो ये ध्यान रखना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा क्या है, ताकि आपको काव्य से रिलेटेड कोई भी समस्या पेपर में ना जाए। इस वीडियो को यही रोकते हैं। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भारत।